हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्टेक। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर व्हेन लोड इज इंडक्टिवली डोमिनेंट इन नेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरे ट्रांसफॉर्मर लेक्चर सीरीज में इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ये अपलोड किए हुए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है उसको थोड़ा बता देता हूं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो था वो था हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम पार्ट 1, पार्ट 2, देन ऑपरेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर विथ लोड एंड विदाउट लोड, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर विथ लोड एज वेल एज विदाउट लोड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके कंटेंट्स को अगर नहीं देखा है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक जो है ट्रांसफॉर्मर लेक्चर सीरीज का उसे यूज कीजिए और ट्रांसफॉर्मर लेक्चर सीरीज से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो प्लीज आप देखिए, ताकि आने वाले वीडियो जो है उसमें इंटरेस्ट आपका बना रहे और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी अच्छे से हो। तो चलिए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के जो नोटिफिकेशंस है वो सबसे जल्दी या जरूरत वक्त पे जरूरत के हिसाब से सबसे जल्दी आप तक पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर व्हेन लोड इज इंडक्टिवली डोमिनेंट इन नेचर। इससे पहले जो जस्ट पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें ऑपरेशन ही हम लोगों ने देखा था प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का, लेकिन उसमें लोड जो हम लोगों ने कंसीडर किया था वो रेजिस्टिव नेचर का कंसीडर किया था। तो आज हम लोग अगेन ऑपरेशन देखने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का, लेकिन लोड जो है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए, इक्वेशन थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन थ्योरी में देखते हैं पावर इक्वेशन, उसके बाद देखेंगे करंट इक्वेशन, उसके बाद देखेंगे वोल्टेजेस के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल के वोल्टेजेस के रिलेशंस के बारे में देखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो। देखिए, ये जो वीडियो है ये थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि कंटेंट ही उसका वैसा रहेगा और उसको शॉर्ट में हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिक्कत होगी। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जो है, कंप्लीट वीडियो जो है टिल द एंड ये देखिए, सीरियसली देखिए और कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पावर इक्वेशन से। तो देखिए, सबसे पहले पावर इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर जो है, जो सप्लाई सिस्टम से इनपुट साइड से जो पावर विड्रॉ करता है, ट्रांसफॉर्मर ये जो आपका प्राइमरी साइड है ट्रांसफॉर्मर का, उसमें ये सप्लाई सिस्टम से ट्रांसफॉर्मर जो इनपुट साइड से पावर विड्रॉ करता है जो कि रहेगा आपका पी इन इनपुट पावर, उसमें से वो कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो कोर को उसके मैग्नेटाइज करने के काम में फंक्शन के लिए यूज होगा। क्योंकि विदाउट कोर मैग्नेटाइजेशन, कोर में अगर फ्लक्स नहीं रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मर ये प्रिंसिपली प्रूव नहीं होगा। अगर कोर में फ्लक्स ही नहीं होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 जो है उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा E2, और प्राइमरी वाइंडिंग के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 नहीं होगा। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपली प्रूव ही नहीं होगा। तो कोर में फ्लक्स का डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ पावर जो है वो ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर में से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये बिल्कुल यूज करेगा और इनपुट पावर में से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये लॉसेस को ओवरकम करने के लिए भी यूज होगा। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हम लोग देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अगर है तो लॉस भी होगा
तो इस वजह से वो लॉसेस को जो ओवरकम करना है, तो इनपुट पावर में से ही कुछ पावर जो है वो लॉसेस को ओवरकम करने के लिए यूज हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज टू कैटर द डिमांड ऑफ लोड। तो क्या होगा, इनपुट पावर में से मैक्सिमम शेयर ऑफ जो है पावर का वो लोड के डिमांड को कैटर करने में लगेगा। क्योंकि हम लोग अभी ऑपरेशन पढ़ रहे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, लेकिन हम लोगों ने रेटेड लोड कनेक्ट किया हुआ है, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। तो मेजर शेयर जो है इनपुट पावर का वो लोड की डिमांड कैटर करने में लगेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों फंक्शन जो है वो ट्रांसफार्मर के देखे। और आज जब हम लोग ऑपरेशन पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का और रेटेड लोड भी कनेक्टेड है, तो इनपुट पावर के तीनों फंक्शन जो है पावर के वो आज एग्जिस्ट रहेंगे। वैसे तो आप लोगों ने देखा था कि तीन में से कोई भी दो ही फंक्शन ये इनपुट पावर के ऑलवेज रहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज तीनों फंक्शन जो है इनपुट पावर के वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये था इनपुट पावर के बारे में, जब ट्रांसफार्मर ये प्रैक्टिकल है और लोड जो है वो हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से इनपुट पावर पी इन मतलब इनपुट पावर, ये इनपुट पावर में से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये कोर को मैग्नेटाइज करने में लगेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पी मैग। और इनपुट पावर में से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये लॉस को ओवरकम करने में लगेगा, जो शॉर्ट में लिख के रखा है पी लॉस। एंड द मेजर शेयर जो है इनपुट पावर का जो यूज होगा वो होगा लोड के डिमांड को कैटर करने में, जो कि पी लोड हम लोगों ने लिखा है। तो ये तो था पावर इक्वेशन। अभी हम लोग पावर इक्वेशन का यूज करके करंट इक्वेशन में भी लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय आपके लिए बेटर रहेगा। तो ट्रांसफार्मर की टोटल मॉडलिंग करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का आपको पता ना हो और ट्रांसफार्मर का आप जब तक मॉडलिंग नहीं करते हो और आपके पास सुटेबल इंपॉर्टेंट बेसिक इक्वेशंस अवेलेबल नहीं रह जाते, तब तक आप ऑपरेशन नहीं पढ़ सकते हो या फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले भी लेक्चर में फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और आज भी हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा देखिए, एक प्रॉपर वे से अगर आप गए तो ये काफी आसान होगा आपके लिए। तो चलिए, after dealing with the power equation, now we are dealing with the one step ahead, that is for current equation। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। तो हम लोगों के पास हर एक पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक करंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इनपुट पावर जो है ट्रांसफार्मर का, ये जो इनपुट साइड है उसका ये जो इनपुट करंट है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट जो है I1, उसको हम लोग यूज करते हैं इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए इनपुट करंट I1 यूज किया हुआ है। तो देखिए, Imu जो है ये रहेगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, जो वो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है जो ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज करने के काम में आएगा। और IW ये लॉस कंपोनेंट है आपके प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, जो वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो लॉस को ओवरकम करने में काम में आएगा। और लास्ट में I2 जो है वो है एडिशनल प्राइमरी करंट, या फिर आप लोड कंपोनेंट बोल सकते हो। और ये वो कंपोनेंट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, वो कंपोनेंट है जो लोड के डिमांड को कैटर करने के लिए जो पावर यूज होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 जो है उसके ये तीन कंपोनेंट जो है वो हमने देखे। तो उसमें से एक था Imu, एक था IW और एक है लास्ट में I2। तो इस तरह से पावर इक्वेशन के बाद करंट इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा। तो जैसे इनपुट पावर के तीनों फंक्शन हम लोगों ने अभी आज एग्जिस्ट है ऐसा देखा है, तो करंट इक्वेशन जो है उसमें भी आप देखिए कि प्राइमरी वाइंडिंग करंट जो है I1, उसके भी ये जो तीन कंपोनेंट है वो तीनों के तीनों आज आपको दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपके लिए जब आप इनको रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम। क्योंकि कैसा होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से आप वेक्टर एडिशन जब लेते हो तो कोई भी दो ही वेक्टर का लेते हो ताकि आपको रिजल्टेंट मिले। लेकिन अभी आपकी जरूरत यह है कि आप ये तीनों वेक्टर को ऐड करोगे वेक्टोरियली, तब जाके आपको क्या मिलेगा, I1। तो आपको सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग अभी मर्ज करने वाले हैं
IMU और IW को और उसको कंबाइनली रिप्रेजेंट करने वाले हैं I नॉट से, जो कि आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसके बिना आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय दिक्कत आएंगी, आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो ये ऐसा इसीलिए किया हम लोगों ने ताकि हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सके, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। अब देखिए, जब ट्रांसफार्मर में आप लोड कनेक्ट नहीं करते हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लोड की डिमांड कैटर नहीं करना पड़ेगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग करंट जो है I1 उसका ये कंपोनेंट जो है लोड कंपोनेंट वो तो रहेगा ही। तो फिर लोड जब आप कनेक्ट नहीं करते हो तभी भी ये दो कंपोनेंट जो है वो रहेंगे ही, अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो इसीलिए कंबाइनली उनको हम लोगों ने क्या लिखा है I नॉट। तो I नॉट क्या हुआ, I नॉट है नो लोड कंपोनेंट या नो लोड प्राइमरी करंट। तो चलिए, अगर कंबाइनली अगर IMU और IW को अगर हम लोग I नॉट लिखते हैं तो फिर प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 को अगेन क्या लिख पाएंगे, तो I1 ये क्या हुआ I नॉट प्लस I2 डैश। तो इस तरह से देखिए प्राइमरी वाइंडिंग करंट फाइनली हुआ I1 इक्वल्स टू I नॉट प्लस I2 डैश। बट हियर व्हाट इज I नॉट, I नॉट इज इक्वल्स टू IMU प्लस IW, ये मत भूलिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक पावर इक्वेशन को भी देखा है और करंट इक्वेशन को भी देखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अभी पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन को तो हम लोगों ने देख लिया कि वो किस तरह से रहेंगे। और लोड अगर आप इंडक्टिवली डोमिनेंट कनेक्ट करते हो तो देखिए लोड के नेचर से पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। आप लोड रेजिस्टिव रखिए, लोड इंडक्टिवली डोमिनेंट हो सकता है, लोड कैपेसिटिवली डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन लोड के नेचर और लोड के क्वांटिटी का जो है वो कभी भी पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकता, वो वही रहेंगे। फिर भी प्योरली रेजिस्टिव लोड जब हमने कंसीडर किया था और ऑपरेशन पूरा पड़ा था प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, तो तब तो डिस्कस किया ही था, लेकिन आज के वीडियो में भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन ये डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ड्रॉप्स के बारे में, एक्सटर्नल और इंटरनल जो वोल्टेजेस होते हैं उनके रिलेशन के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वोल्टेजेस के बारे में। तो देखिए, अगर रेटेड लोड कनेक्ट किया है तो क्या होगा, पहले तो हम लोग सेकेंडरी साइड को डिस्कस करेंगे और बाद में मैं आऊंगा प्राइमरी साइड की तरफ, ठीक है। तो चलिए सेकेंडरी साइड की तरफ थोड़ा देखते हैं और कॉन्सेंट्रेट कीजिए सेकेंडरी साइड की तरफ। अज्यूम कीजिए है कि लोड जो है वो रेटेड आप लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, ये जो लोड है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट है। अपवर्ड एरो का मतलब ये है, एल मतलब इंडक्टिव, अपवर्ड एरो जो मैंने बताया है उसका मतलब है कि डोमिनेंसी, इंडक्टर की डोमिनेंसी, हायर परसेंटेज ये इंडक्टर का है। तो लोड जो है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट है। तो देखिए, अगर रेटेड लोड आपने कनेक्ट किया है सेकेंडरी साइड में, अब देखिए लोड कनेक्ट करने की वजह से सेकेंडरी साइड ये क्लोज है, तो जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2 और ट्रांसफार्मर ये प्रिंसिपली प्रूफ होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद सर्किट क्लोज है, रेटेड लोड कनेक्टेड है, तो करंट भी फ्लो होगा रेटेड, जो कि रहेगा I2। तो I2 ये जो सेकेंडरी साइड का करंट है वो रेटेड करंट फ्लो होगा। अगर आपने लोड ये रेटेड कनेक्ट किया है तो क्या होगा, जब रेटेड करंट ये सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस R2 और सेकेंडरी वाइंडिंग के रिएक्टेंस X2 में फ्लो होगा, मतलब ये वाइंडिंग में फ्लो होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखिए R2 X2 क्या है, ये वाइंडिंग के पैरामीटर्स है। R2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हुआ और X2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है। क्योंकि वाइंडिंग अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम लोग देख रहे हैं तो वाइंडिंग का नेचुरल नेचर ही हम लोग लेंगे जो R+L हो, रेजिस्टिव कम इंडक्टिव हो। तो देखिए, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके दोनों पैरामीटर्स को वहां लिखा हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R2 और सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है X2। तो जैसी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ट्रांसफार्मर चार्ज होने के बाद ये सेकेंडरी साइड में, तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेटेड करंट जो भी रहेगा वो फ्लो होगा, और जैसे ये करंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में फ्लो होगा, वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे, इंटरनल वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे। तो वो रहेंगे ये दो वोल्टेज ड्रॉप, एक होगा रेजिस्टिव ड्रॉप और साथ में एक रहेगा रिएक्टिव ड्रॉप। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूलेशन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू। अब ओमिक वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम है, रेजिस्टेंस भी ओमिक वैल्यू है, और इंडक्टर में जो ओमिक प्रॉपर्टी है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वो भी ओमिक प्रॉपर्टी है।
तो रिएक्टेंस के वजह से जो ड्रॉप होगा लीकेज रिएक्टेंस की वजह से वो रहेगा रिएक्टिव ड्रॉप, और रेजिस्टेंस के वजह से जो ड्रॉप होगा वो रहेगा रेजिस्टिव ड्रॉप। तो इस तरह से देखिए जब करंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस में फ्लो होगा तो ये दोनों ड्रॉप्स आपको सेकेंडरी साइड में होते हुए दिख रहे। तो ड्रॉप्स के वजह से क्या होगा, लोड टर्मिनल्स तक जो वोल्टेज जाना चाहिए वो नहीं जाएगा प्रॉपर, और वोल्टेज ये ड्रॉप हो रहा है या ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए सेम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, कुछ नंबर्स मैंने लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी जाए, काफी इजीली आप लोग समझ सको ये वोल्टेज ड्रॉप्स का कंसेप्ट। तो देखिए थोड़ा अज्यूम करते हैं, जस्ट समझने के लिए लिया है मैंने, इट इज नॉट द रियल केस एक्चुअली। तो देखिए अज्यूम कीजिए अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ सपोज 100 वोल्ट, तो देखिए 100 वोल्ट में से ये दोनों जो ड्रॉप है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में होने वाले जो ड्रॉप्स है वो अगर 20 वोल्ट अगर होते हैं तो क्या होगा, 100 वोल्ट ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसमें से ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट, तो जो बचा वोल्टेज है मतलब 100 माइनस 20 ये होगा 80 वोल्ट, ये लोड टर्मिनस तक होगा या लोड को मिलेगा। तो लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, लोड या सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ये कितना रहेगा फिर 80 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है और लोड अगर कनेक्टेड है तो डेफिनेटली सेकेंडरी साइड में हम लोगों ने अभी अभी देखा कि वाइंडिंग का जो टोटल वोल्टेज होता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो उसमें से वाइंडिंग के ही पैरामीटर्स के वजह से वाइंडिंग में ही कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, और इस वजह से लोड को वोल्टेज जो है वो कुछ परसेंट से कम मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकेंडरी साइड में E2 और V2 ये इक्वल नहीं है, एंड आप बोल सकते हो कि E2 इज नॉट इक्वल टू V2। देखिए E2 और V2 ये इक्वल नहीं है क्योंकि उनके बीच में जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी साइड में। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय भी और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में अगर लोड आपने कनेक्ट किया है तो कभी भी वोल्टेज ड्रॉप ये एग्जिस्ट करते हैं, वोल्टेज ये ड्रॉप ही होंगे, और इस वजह से आप कभी नहीं बोल पाओगे E2 इक्वल्स टू V2। ऑलवेज याद रखिएगा इंटरनल जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है E2 ये कभी भी एक्सटर्नल सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 से इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होते हुए आपने अभी अभी देखा। तो यही कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, और फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय भी आप ध्यान रखिए E2 ये V2 से इक्वल नहीं रहेगा, और दोनों वेक्टर का लोकेशन भी इन फेज या एक ही जगह पे नहीं रहेगा, उल्टा ये दोनों वेक्टर के बीच में आपको सफिशिएंट जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो शो करने पड़ेंगे। तो ये था सेकेंडरी साइड का, क्योंकि वहां लोड कनेक्ट होता है तो सेकेंडरी साइड का कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए मैंने पहले सेकेंडरी साइड का अभी डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए अब हम आते हैं प्राइमरी साइड की तरफ। देखिए जैसा सेकेंडरी साइड में ड्रॉप हुआ है प्राइमरी साइड में भी होगा, तो कैसा हो सकता है चलिए वो हम लोग देखते हैं। प्राइमरी साइड में देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ वोल्टेज है V1, लेकिन वो वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया V1 ये जो आपने प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में अप्लाई किया हुआ है वोल्टेज, वो सेम वोल्टेज वाइंडिंग तक एक्चुअली नहीं रहेगा या नहीं पहुंचेगा, या वाइंडिंग तक वाइंडिंग का वोल्टेज वो V1 से वैल्यू से इक्वल कभी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग के जो पैरामीटर्स है उस वजह से वाइंडिंग में इंटरनली वोल्टेजेस से ड्रॉप्स होंगे, क्योंकि देखिए जब सेकेंडरी साइड में रेटेड लोड कनेक्ट किया है या लोड कनेक्ट किया है और करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी साइड में, तो जाहिर सी बात है अगर सेकेंडरी साइड में रेटेड करंट अगर फ्लो हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली प्राइमरी साइड का भी जो करंट रहेगा वो रेटेड ही करंट रहेगा, जो भी रहेगा मतलब अच्छा खासा वैल्यू उसका रह सकता है। तो क्या होगा, वाइंडिंग अगेन रेजिस्टिव और रिएक्टिव नेचर की है तो दोनों में अगेन अच्छा खासा ड्रॉप हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। तो आप देखिए जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो V1 और देखिए सर्किट क्लोज है, वाइंडिंग के अक्रॉस में आप अप्लाई कर रहे हो वोल्टेज V1, तो जैसी वोल्टेज अप्लाई करोगे ट्रांसफार्मर जो करंट विड्रॉ करेगा रेटेड करंट प्राइमरी का I1, तो उस वजह से क्या होगा जब वो करंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तो I1 R1 इतना रेजिस्टिव ड्रॉप होगा वाइंडिंग में, वाइंडिंग के रेजिस्टिव नेचर की वजह से। और सेम करंट जब वाइंडिंग के रिएक्टेंस में आप लोग कंसीडर करते हो तो रिएक्टिव ड्रॉप करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू I1 X1 इतना वोल्टेज ड्रॉप ये वाइंडिंग के रिएक्टिव नेचर की वजह से होगा। तो इस तरह से देखिए प्राइमरी साइड में भी वोल्टेज ड्रॉप्स होते हुए अभी आपको दिख रहे हैं। तो क्या होगा एग्जांपल से समझते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। देखिए
अगर आपने अप्लाई किया है सपोज 100 वोल्ट, लेकिन वो वाइंडिंग तक नहीं मिलेगा क्योंकि वोल्टेज वाइंडिंग के पैरामीटर्स की वजह से बीच में ड्रॉप हो रहा है, तो अज्यूम करते हैं कि 100 वोल्ट में से अगर ये दोनों मिला के कंबाइनली 20 वोल्ट इतना वोल्टेज अगर ड्रॉप होता है तो वाइंडिंग को कितना मिला एक्चुअली, तो वाइंडिंग को मिला हुआ वोल्टेज अगर हम ले सकते हैं 80, क्योंकि 20 वोल्ट तो 100 में से ड्रॉप हो गया, तो वाइंडिंग के पास एक्चुअली कितना वोल्टेज रहेगा फिर अभी 80 वोल्ट ही रहेगा। तो इस तरह हमने देखा कि प्राइमरी साइड में भी V1 और E1 ये इक्वल नहीं रह सकता क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है और लोड हम लोग कनेक्ट किए हैं तो डेफिनेटली ना सेकेंडरी साइड में E2 और V2 इक्वल रहेगा और प्राइमरी साइड में भी V1 और E1 ये इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि दोनों साइड में, प्राइमरी साइड में भी और सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज वाइंडिंग में इंटरनली ड्रॉप्स होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ये था अभी तक का ऑपरेशन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, जब आपने इंडक्टिवली डोमिनेंट लोड जो है वो सेकेंडरी टर्मिनल्स में कनेक्ट किया है तो पावर इक्वेशन क्या रहेगा, करंट इक्वेशन क्या रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप का जो केस है वो क्या रह सकता है, उसका क्या कंसेप्ट होगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे ट्रांसफार्मर का बिहेवियर कैसा रहेगा जब आपने लोड कनेक्ट किया हो और ट्रांसफार्मर ये प्रैक्टिकल हो। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांसफार्मर में लॉस भी हो रहा है, वोल्टेज भी ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब देखने के बाद अभी हम ये जो ऑपरेशन है ट्रांसफार्मर का, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, ये आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो अगेन हम लोग जो वेक्टर से, जो फेजर से वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है उसको रेफरेंस वेक्टर बोला जाता है और वो रेफरेंस वेक्टर जो है वो अगेन हम क्या लेने वाले हैं, फ्लक्स को ही लेने वाले हैं। वैसा देखा जाए तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेफरेंस वेक्टर है कोई भी क्वांटिटी के वेक्टर को आप कंसिडर कर सकते हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो प्राइमरी का करंट हो, सेकेंडरी का करंट हो, चाहे फिर वो कोई वोल्टेज क्यों ना हो, लेकिन आप वो वेक्टर को रेफरेंस वेक्टर लो जिससे आपका एक टेक्निकल बेस आपको मिले और पूरा फेजर डायग्राम आप स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली विद द थ्योरम्स एंड लॉज आप बना सको। तो सबसे बेटर क्वांटिटी जो है वो आप लोगों को पता है, वो है फ्लक्स। ऐसा क्यों है ये भी आपको पता है या पता होगा। तो देखिए कैसा है, रेफरेंस फ्लक्स को क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए फ्लक्स ही ऐसा एक कॉमन पैरामीटर है ट्रांसफार्मर के जो कोर में रहता है जो दोनों साइड के लिए कॉमन है। क्योंकि देखिए फ्लक्स ही वो है जो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है और प्राइमरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है, मतलब दोनों वाइंडिंग को लिंक करने वाला वो एक कॉमन पैरामीटर है। इस वजह से ये बेटर होगा कि आप रेफरेंस क्वांटिटी जो है वो फ्लक्स को ही लो, उससे फेजर डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट हो सकता है और आप प्रॉपरली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो बाय यूजिंग क्वांटिटी फ्लक्स, प्राइमरी साइड को और सेकेंडरी साइड को। तो चलिए रेफरेंस क्वांटिटी ये फ्लक्स को लेते हुए फेजर डायग्राम को हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जरिए ध्यान दीजिए, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग फेजर डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक छोटी सी अगर एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, एक तो वीडियोस को लास्ट तक देखिए और दूसरा ये है कि अभी फेजर डायग्राम में मैं जो वेक्टर के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप प्लीज वही वेक्टर के बारे में सोचिए और डायग्राम में भी आप वही वेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ना कि पूरे डायग्राम पर। तो अगर आप ऐसा करोगे तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसा लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फेजर डायग्राम भी काफी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और केयरफुली थोड़ा वॉच कीजिए कंटेंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपका रेफरेंस वेक्टर जो रहेगा फ्लक्स फार। अब रेफरेंस है तो आपको पता ही है जो रेफरेंस वेक्टर होता है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है। तो रेफरेंस ये फ्लक्स को हमने लिया हुआ है तो फर्स्ट वेक्टर जो रहेगा रेफरेंस वेक्टर वो फ्लक्स ही रहेगा। और वो आप देखिए ये मेरा जो फर्स्ट वेक्टर है वो है मेरा रेफरेंस और वो है फ्लक्स, वो मैंने लिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले ओरिस्टेड प्रिंसिपल को यूज किया हुआ है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यू कैन नॉट सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां वहां मैग्नेटिज्म रहेगा ही, या फिर जहां मैग्नेटिज्म है वहां इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं।
बेसिकली हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। तो चलिए, फर्स्ट वेक्टर तो फ्लक्स हम लोगों ने लिया, वो तो मैग्नेटिज्म था, लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ले रहे हैं आई म्यू को, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आई म्यू ये वो मैग्नेटाइजिंग वो कंपोनेंट है, वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है प्राइमरी करंट का, जो वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो कोर को मैग्नेटाइज करता है। अब पावर को फेजर डायग्राम में नहीं बता सकते, तो इसीलिए फ्लक्स से जो मैग्नेटिज्म है उसके लिए इलेक्ट्रिकल पैरामीटर या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग क्या लेंगे, आई म्यू। तो चलिए, आई म्यू ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी और फ्लक्स हो गया उसका मैग्नेटिज्म। तो इन दोनों को आपस में रिलेट कैसा करेंगे, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ओरिस्टेड। और इन दोनों वेक्टर को आपको इन फेज ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते हो दोनों को, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म, तो दोनों को इन फेज रखिए। तो चलिए देखो, इस तरह से ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि फ्लक्स से रेफरेंस लेने से कितना जल्दी आप आईम्यू को वही बता पाए जहां पे आपने फ्लक्स बताया, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते हो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ओरिस्टेड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। तो इसके दोनों इन फेज हम लोगों ने बताया है। आप देख भी सकते हो, ये आपका रेफरेंस था, आप देख भी सकते हो ये आपका रेफरेंस है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल फ्लक्स। तो जहां पे फ्लक्स है वहीं पे हम लोगों ने आईम्यू भी बताया है। तो ये हो गए दो वेक्टर जो अभी तक हम लोगों ने देखे। अभी ये दो वेक्टर के बाद हम लोग देखने वाले हैं ये दो वेक्टर्स, मतलब E1 और E2 को हम लोग देखेंगे, और उसके लिए हम लोग अगेन यूज करेंगे एक लॉ को जो रहेगा लेंस लॉ गिवन बाय हेनरिच। तो हेनरिच लेंस जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है या जो लॉ है उनका, वो हम यहां पे यूज करेंगे, और वो उसका बेसिक मीनिंग आपको पता ही होगा कि जो रिस्पांस होता है वो ऑलवेज कॉज को क्या करता है, अपोज। तो यहां पे आप देखिए हम लोगों को रिलेटेड कोरिलेट कौन से वेक्टर्स को करना है वो पहले देखिए। देखिए एक रिस्पांस और वेक्टर, एक रिस्पांस का वेक्टर होगा और एक कॉज का। तो देखिए रिस्पांस है आपका डेफिनेटली E1 और E2, और कॉज जो है वो है फ्लक्स, और आपके पास फ्लक्स अवेलेबल भी है। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ के लेंस लॉ यूज करके क्या बना सकते हो, फिर E1 E2 ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसा होगा। देखिए अगर कोर जो है ट्रांसफार्मर का, अगर उसमें फ्लक्स नहीं होगा, आप देखिए अगर ट्रांसफार्मर के कोर में अगर फ्लक्स नहीं होगा तो फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंडूस E2 और प्राइमरी में ईएमएफ इंडूस E1 नहीं होगा। इसका ही मतलब क्या है, E1 E2 जो मिला है, जो इंडक्शन हुआ है वो रिस्पॉन्स है, तो उसका कॉज क्या रहेगा, फ्लक्स, क्योंकि उसी की वजह से वो मिला है। तो इसीलिए उनको अभी हम बताएंगे बाय यूजिंग लेंस लॉ। तो कैसा बता सकते हैं वो देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लैगिंग इफेक्ट, 90 डिग्री लैगिंग इफेक्ट या जीरो पावर फैक्टर लैगिंग इफेक्ट से बताते हैं। जो रिस्पॉन्स होता है उसको 90 डिग्री पीछे बताया जाता है। तो रिस्पॉन्स है E1 E2, तो देखिए आप E1 E2 दोनों को फिर 90 डिग्री पीछे बता दीजिए फ्लक्स से। ये होता है रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग लेंस इन द फेजर डायग्राम। तो आप देखिए हम लोगों ने वही किया हुआ है। देखिए हम लोगों को कंपेयर करना है ये फ्लक्स फाई और ये आपका E1 E2, ये जो दोनों वेक्टर है उनको। तो देखिए वेक्टर ये एंगुलरली रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने लिया हुआ है, तो देखिए एरो का टिप जो वेक्टर के पास होता है वो आगे रहता है, और टेल जो वेक्टर के पास होता है वो पीछे। तो आप देखिए एरो का टिप प्लस के पास है मतलब वो आगे हुआ, और टेल जो है वो E1 E2 के पास है मतलब वो पीछे हो गए दोनों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि E1 E2 ये दोनों रिस्पांस थे, तो हम लोगों ने ये दोनों रिस्पांस को E1 E2 को पीछे बताया है, 90 डिग्री से पीछे बताया है फाई से। आप चाहो तो यहां पे 90 डिग्री रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, आप चाहो तो 90 डिग्री यहां पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोगों ने लिया हुआ है, तो एरो का टिप जिसके पास है वो आगे, तो एरो का टिप जो है वो फ्लक्स के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल जो है वो E1 E2 के पास है मतलब वो दोनों पीछे हो गए। कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो ये जो लैगिंग इफेक्ट है ना, ये लेंस लॉ के लिए बताया हुआ है एक्चुअली। तो ये पता होना चाहिए कि ये कैसा बताते हैं। हर वेक्टर के लिए एक टेक्निकल स्कोप होता है जनरली, तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट टेक्निकल स्कोप तो बनाना मतलब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अपना जो फेजर डायग्राम हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो लेंस लॉ के हिसाब से हम लोगों ने उसे बताया है। तो जो रिस्पॉन्स है E1 E2 उसे 90 डिग्री पीछे बताना होता है आपके कॉस से। तो चलिए हम लोगों ने वो भी बता दिया। तो चार वेक्टर अभी तक मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, और दो लॉ मैंने अभी तक यूज किए हुए हैं। पहला ओरिस्टेड प्रिंसिपल और दूसरा लेंस लॉ।
तो इस तरह से 4 फैक्टर के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। तो 4 फैक्टर कौन से हुए हैं अभी तक वो देखिए। फर्स्ट फैक्टर था फ्लक्स, दूसरा था आई म्यू, ये था आपका मैग्नेटिज्म, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो वहीं पे है जहां पे मैग्नेटिज्म है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोगों ने बताया था लेंस लॉ के हिसाब से E1 E2 और कोरिलेट किया था फ्लक्स से। फ्लक्स था आपका कॉस, और E1 E2 जो है वो है रिस्पांस। तो रिस्पांस को 90 डिग्री पीछे बताना था, तो हम लोगों ने ये जो रिस्पांस है उसे 90 डिग्री पीछे बताया हुआ है। देखिए एरो का टिप फ्लक्स के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल ये E1 E2 के पास है तो वो पीछे 90 डिग्री। तो चलिए लेंस लॉ को भी यूज किया हुआ है। तो अभी आगे बढ़ते हैं फेजर डायग्राम में। अब कैसा है, फ्लक्स हम लोगों ने ये बीच में बताया है, तो रिप्रेजेंटेशन ये परफेक्ट हो इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर के दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे फिर उसके लिए, फ्लक्स ये रेफरेंस है तो ये बीच में रहेगा, तो फ्लक्स के ऊपर जितने भी वेक्टर्स है वो प्राइमरी के मैं बताने में इंटरेस्टेड हूं, और फ्लक्स जो रेफरेंस है उसके नीचे जो वेक्टर्स होंगे वो सेकेंडरी साइड के वेक्टर्स होंगे। तो अब देखिए अगर ऐसा है तो एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां पे हुआ है, और वो क्या हुआ है देखिए, ये फ्लक्स के नीचे ये जो वेक्टर्स है उसमें अभी एक प्राइमरी का वेक्टर आ चुका है गलती से, और वो क्या है आपका E1। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर, तो काफी इजीली कर सकते हैं आप लोग। आप देखिए अगर नीचे ये E1 है तो अगर मैं ये E1 को ऊपर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा -E1। तो मैंने वही किया हुआ है। आप देखिए ये था आपका E1 जो अभी अभी हमने बनाया हुआ है। तो देखिए E1 जो है वो नीचे है, तो उसको मुझे अगर ऊपर शिफ्ट करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन माइनस हो जाएगा वो वेक्टर, तो -E1 मैंने लिख लिया है। लेकिन मुझे अगर उसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना है तो मैं मॉड लूंगा, तो इसलिए यहां पे मॉड भी लिया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिफ्थ वेक्टर हम लोगों ने बना लिया, और वो है आपका E1। तो चलिए वो भी हो गया। अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग बताने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, वो है IW। तो चलिए देखते हैं कैसा बता सकते हैं। तो देखिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा। आप देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसका एक्चुअल वोल्टेज जो है वो बताइए क्या है। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये, उसका जो एक्चुअल वोल्टेज है वो रहेगा आपका E1। देखिए V1 मत बोलिए, V1 ये वो वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया हुआ है। क्या वो वाइंडिंग के पास अवेलेबल है एग्जैक्टली जो आपने अप्लाई किया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो एक्चुअली वाइंडिंग कौन से वोल्टेज को कैरी किए हुए है, वाइंडिंग ने कितने वोल्टेज को विस्टैंड किया है, वो है E1। तो अभी वाइंडिंग का वोल्टेज एक्चुअली E1 लेना चाहिए, और वाइंडिंग का वोल्टेज E1 लेने के बाद देखिए करंट क्या लिया हुआ है। तो ये वाइंडिंग का वोल्टेज हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का E1, और प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है I1, लेकिन I1 का वो कंपोनेंट जो आप बताना चाह रहे हो वो है IW। देखिए मैं IW बताना चाह रहा हूं अभी, क्योंकि IW ये मेरा लॉस कंपोनेंट है तो वो मुझे बताना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज हुआ E1, और प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल करंट जो है I1, उसमें से ये IW ये कंपोनेंट मुझे बताना है। तो इसलिए मैंने कंपोनेंट कौन सा लिखा है, IW। तो इसलिए ये हो गया वोल्टेज, ये हुआ करंट। और देखिए प्राइमरी वाइंडिंग का नेचर तो रहेगा R+L। वाइंडिंग का कोई भी नेचर, वाइंडिंग का कोई भी डिवाइस या मशीन हो, नेचुरल नेचर जो है वाइंडिंग का वो तो R+L ही होगा। लेकिन देखिए अगर आप लॉस कंपोनेंट IW को बताने जा रहे हो तो वाइंडिंग का वही नेचर कंसीडर कीजिए जो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाइंडिंग का कौन सा नेचर होता है, ऑलवेज रेजिस्टिव, इंडक्टिव कभी नहीं होता जनरली। तो रेजिस्टिव नेचर जो है वाइंडिंग का वही हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉस कंपोनेंट IW बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे मैंने सिर्फ R लिखा है। तो ये समझना जरूरी है कि R क्यों लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया वाइंडिंग का वोल्टेज, ये करंट जो आपको रिप्रेजेंट करना है, और ये वाइंडिंग का नेचर हो गया। फिर तो R क्यों लिखा, क्योंकि लॉस कंपोनेंट IW हम बता रहे हैं। तो अब देखिए अगर नेचर रेजिस्टिव होता है तो आपको तो पता ही है कि अगर सर्किट का नेचर अगर रेजिस्टिव होता है, या वाइंडिंग का नेचर आप रेजिस्टिव लेते हो या लेना चाहिए, तो करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज रहता है ऑलवेज। जब भी कोई भी सर्किट ये रेजिस्टिव होता है, या कोई भी डिजाइन जब रेजिस्टिव नेचर का होता है, तो डेफिनेटली करंट और वोल्टेज ये इन फेज ही रिप्रेजेंट करते हैं फेजर डायग्राम में। तो यही रीजन है कि जहां पे E1 है वहीं पे मैंने IW बता दिया है फेजर डायग्राम में, क्योंकि नेचर रेजिस्टिव लेना पड़ा मुझे। तो आप देखिए करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज रहेगा, तो यही रीजन है। देखिए फेजर डायग्राम में हम लोगों ने बताया हुआ है। देखिए ये जो आपका वेक्टर है, आप इसमें देखिए थोड़ा IW जो है वो वहीं पे बताया मैंने जहां पे E1 है।
तो करंट IW इज इन फेज विथ वोल्टेज E1, तो ये इसीलिए बताया है। तो चलिए IW भी हो चुका है। तो इस तरह से अभी हमने IMU और IW ये दोनों वेक्टर को फेजर डायग्राम में बनाया हुआ है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आई नॉट मिलना चाहिए, क्योंकि हमने करंट इक्वेशन जो है वो पहले से डिस्कस किया हुआ है। और आप लोगों को पता है कि अगर IMU और IW को अगर आप वेक्टोरियली ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आई नॉट मिलेगा। तो चलिए वेक्टोरियली ऐड करते हैं, काफी आसान होता है ऐड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया हुआ है हम लोगों ने, ये जो IMU का वेक्टर है इससे एक पैरेलल वेक्टर इमेजिनरी लाइन से ये बनाया हुआ है, और ये जो आपका IW का जो वेक्टर है, देखिए ये जो IW का वेक्टर है उसे पैरेलल ये यहां पे बनाया हुआ है हम लोगों ने। तो क्या हुआ है, अभी ये आपका IMU से पैरेलल लिया हुआ एक वेक्टर और IW से ये पैरेलल लिया हुआ, तो ये जो आपका रिजल्टेंट रहेगा, ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये क्या रहेगा, I नॉट। तो देखिए I नॉट ये क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। ये कब मिलेगा आपको, जब आप ये दोनों वेक्टर को ऐड करोगे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि IMU और IW का रिजल्टेंट ये I नॉट रहेगा। और एक बार बताता हूं, मेरे पास IMU अवेलेबल था तो IMU से पैरेलल मैंने ये इमेजिनरी लाइन से ये वेक्टर बनाया है, और IW से पैरेलल ये इधर बनाया है, तो ये हो गया रिजल्टेंट दोनों का, ये क्या था, I नॉट। तो चलिए I नॉट तक भी हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फेजर डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग फेजर डायग्राम में बताने वाले हैं सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2। देखिए E2 तो बताया हुआ है आपने फेजर डायग्राम में, आप देखिए E2 जो है वो बताया था हम लोगों ने, लेकिन V2 नहीं बताया। देखिए E2 तो बता दिया आपने, लेकिन आपने V2 नहीं बताया, तो V2 हम लोगों को बताना है। तो कैसा बता सकते हैं, देखिए ये वेक्टर जो होता है V2 ये हमने अज्यूम किया हुआ है, और देखिए अज्यूम तो किया हुआ है, उसके लिए भी एक टेक्निकल बेस है, आप कहीं पे भी नहीं ले सकते हो। अब देखिए V2 ये लोड का वोल्टेज है, तो कैसा बताएंगे उसको, देखिए E2 जहां पे आप लोगों ने बताया है वहीं पे आप V2 को कभी नहीं बता सकते, क्योंकि E2 और V2 ये इक्वल नहीं है, वो इन फेज भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन दो वेक्टर के बीच में E2 और V2 के आपको वो वेक्टर्स बताने हैं जो वोल्टेज ड्रॉप्स के हैं। क्योंकि देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टिव और रिएक्टिव ड्रॉप हुआ था, तो आपको वो फेजर डायग्राम में अभी बताना होगा, और यही रीजन है ड्रॉप हो रहा, ये इसीलिए यही रीजन है कि E2 और V2 ये इक्वल नहीं है। तो आपको फेजर डायग्राम में भी E2 और V2 के जो वेक्टर्स रहेंगे उनके बीच में ड्रॉप के वेक्टर्स बताने होंगे। तो E2 जहां वेक्टर आपने बताया है फेजर डायग्राम में, वहीं पे आप V2 कभी नहीं बता सकते। तो फिर इसीलिए हमने उसको अज्यूम किया हुआ है। किस तरह से अज्यूम किया हुआ है थोड़ा देखिए आप लोग। ये E2 का जो वेक्टर है, ये E2 का जो वेक्टर है वो तो हम लोगों ने बना लिया था पहले, लेकिन देखिए ये है आपका V2 का वेक्टर जो अभी आप देख रहे हो। ये देखिए ये V2 का वेक्टर है, ये देखो E2 और V2 के बीच में डिफरेंस मैंने बताया है। ठीक है, क्यों डिफरेंस बताया होगा, क्योंकि मैं ये दो वेक्टर के बीच में ड्रॉप्स बता सकूं फेजर डायग्राम में। आप देखिए मैंने बताया हुआ है, आप देखिए V2 जो है उसमें मैंने ऐड किया हुआ है, कैसा होता है देखिए, आपको पता है कि I2R2 ये रेजिस्टिव ड्रॉप है और आपका I2X2 ये रिएक्टिव ड्रॉप है, तो ये दोनों ड्रॉप जो है वो E2 और V2 के बीच में होने चाहिए। तो देखिए है, आप फेजर डायग्राम में थोड़ा देखिए, ये आपका V2 है और ये आपका E2 होगा। अब देखिए ये आपका V2 है और ये आपका E2 होगा, तो देखिए ये दोनों वेक्टर के बीच में यहाँ पे जो वेक्टर्स है वो ड्रॉप्स के हैं। देखिए ये जो आपका वेक्टर है वो रेजिस्टिव ड्रॉप का है I2R2। देखिए ये जो वेक्टर है I2R2 ये आपका रेजिस्टिव ड्रॉप का है, और ये जो वेक्टर है आपका I2H2 ये रिएक्टिव ड्रॉप का है। तो इस तरह से ये रेजिस्टिव ड्रॉप और ये रिएक्टिव ड्रॉप ये जो आपके वेक्टर्स है ये कौन से दो वेक्टर के बीच में लाई कर रहे हैं फेजर डायग्राम में, E2 और V2। आप देखिए ये V2 का वेक्टर है और ये E2 का वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में ये जो दो वेक्टर्स है ये किसके हैं, ये ड्रॉप्स के वेक्टर्स है। तो देखिए समझते हैं कि ये बनाया किस तरीके से है, किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि V2 पहले बनाना है, तो V2 को तो अज्यूम किया हमने, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए V2 को तो आपने अज्यूम कर लिया है, तो देखिए ये V2 को मैंने अज्यूम कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले बताते हैं ड्रॉप्स के पहले करंट। ठीक है, V2 तक हम आए थे फेजर डायग्राम में, अभी हम लोग बता रहे हैं करंट। तो उसके लिए देखिए एक ट्रायंगल बनाना होगा आपको, तो किस तरीके से बना सकते हो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है V2 ये आपका लोड का वोल्टेज हो गया और I2 ये लोड का करंट है। तो ये लोड का नेचर है इंडक्टिवली डोमिनेंट। अब देखिए मैं डायग्राम में बताता हूं आपको, लोड का वोल्टेज है V2, लोड का करंट है I2 जो लोड में फ्लो होगा, तो लोड का नेचर क्या रहेगा, इंडक्टिवली डोमिनेंट। इंडक्टिवली डोमिनेंट हम लोगों ने नेचर लिया हुआ है लोड का। तो देखिए
इस तरह से लोड का वोल्टेज है V2, लोड का करंट है I2, और ये दोनों वोल्टेज और करंट को कोरिलेट कर रहा है लोड का नेचर जो हमने लिया है इंडक्टिवली डोमिनेंट। एक ये इंडक्टर के लिए है और एक अपवर्ड एरो जो है वो है डोमिनेंसी के लिए मैंने लिया हुआ है। तो देखिए आप लोगों को पता है अगर सर्किट ये प्योरली इंडक्टिव होता है तो करंट हम लोग 90 डिग्री पीछे बताते हैं फेजर डायग्राम में, है ना। तो अगर इंडक्टिवली डोमिनेंसी है, प्योरली इंडक्टिव होता तो करंट 90 डिग्री पीछे बताते, लेकिन अभी प्योरली इंडक्टिव लोड नहीं है, इंडक्टिवली डोमिनेंट लोड है, तो करंट को 90 डिग्री पीछे नहीं बता पाएंगे, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग नहीं होगा, तो करंट रहेगा तो लैगिंग, लेकिन 90 डिग्री नहीं बता पाएंगे आप। तो थोड़ा बहुत लैग मैंने एग्जांपल के लिए लेके रखा है। फिर तो आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं आप। देखिए I2 और V2 को देखिए, I2 मैंने पहले से बना के रखा है, लेकिन कैसे बनाया हुआ है, बेस क्या है, टेक्निकल बेस उसका, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए ये दो वेक्टर को कंपेयर करते हैं हम लोग, तो देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, है ना, वेक्टर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो आप देखिए एरो का टिप जो है वो V2 के पास है, ठीक है। आप देखिए एरो का टिप जो है वो V2 के पास है, मतलब वो आगे है, और टेल जो है वो I2 के पास है, तो वो पीछे हो गया। इसका ही मतलब क्या है, करंट I2 इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज V2। आप देखिए करंट I2 इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज V2। एरो का टिप V2 के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल जो है वो I2 के पास है तो वो वेक्टर पीछे। तो करंट ये वोल्टेज के पीछे आपने क्यों बताया, क्योंकि लोड जो है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट है। अगर प्योरली इंडक्टिव होता तो मैं 90 डिग्री पीछे बताता, अभी मैंने थोड़ा ही पीछे बताया हुआ है क्योंकि इंडक्टिवली डोमिनेंसी है, प्योरली इंडक्टिव नहीं है। तो इस हिसाब से हमने I2 भी बता दिया, V2 को अज्यूम किया था, उसके बाद I2 बता दिया। अब देखिए I2 अपने पास अवेलेबल है, तो अभी इजीली हम लोग किसको बता पाएंगे, I2 डैश को, क्योंकि आपको पता है I2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है, और आपको अच्छे से पता है कि I2 ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग करंट होता है और I2 डैश ये जो एडिशनल प्राइमरी करंट होता है उसके बीच में 180 डिग्री का रिलेशन रहता है। और ऐसा क्यों रहता है ये भी हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ है। I2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है, तो आप देखिए I2 सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है, तो सपोज I2 का रिफ्लेक्शन जो होता है वही ये प्राइमरी में होता है और वो रहता है I2 डैश। तो आप देखिए अगर लोड आपका अगर सेकेंडरी साइड में बढ़ रहा है तो सेकेंडरी साइड का करंट I2 बढ़ेगा और लोड के साथ साथ, और सेकेंडरी साइड का करंट I2 अगर बढ़ेगा तो सेकेंडरी साइड का पावर लेवल बढ़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, खुद को अनस्टेबल या अनबैलेंस होने से बचाने के लिए, जब सेकेंडरी का जो पावर लेवल है वो अगर बढ़ गया है, पहले तो समझ लीजिए कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों साइड का पावर लेवल ये सेम था, ऐसा आप समझिए, लेकिन सेकेंडरी का लोड बढ़ने की वजह से, सेकेंडरी का करंट बढ़ने की वजह से, अगर सेकेंडरी का पावर सपोज अगर बढ़ा है, सपोज सेकेंडरी का पावर लेवल अगर बढ़ा है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये गैप नहीं रहने देगा, वो नहीं तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, खुद को स्टेबल रखने के लिए जो प्राइमरी साइड का पावर लेवल है वो भी बढ़ाएगा, और किससे इक्वल लेके आएगा, आपके सेकेंडरी से पावर के लेवल से, ताकि सब क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और अगेन नए से लोडिंग इफेक्ट स्टार्ट हो। तो ये जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन जो है, जैसा सेकेंडरी का पावर लेवल बढ़ा था तो प्राइमरी का भी पावर लेवल बढ़ गया, ताकि ये जो डोमिनेंसी है सेकेंडरी के पावर की वो जीरो करने के लिए ये होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर खुद को अनस्टेबल या अनबैलेंस होने से रोकने के लिए ये करता है, ताकि सब नए से स्टार्ट हो जाए और पुराना इफेक्ट, डोमिनेंसी इफेक्ट, ये जीरो हो जाए। तो ये इफेक्ट 180 डिग्री से बताते हैं फेजर डायग्राम में। तो जो सेकेंडरी का करंट I2 बढ़ा तो प्राइमरी का जो करंट बढ़ाना पड़ा, ताकि प्राइमरी का पावर ट्रांसफॉर्मर बढ़ा सके एडिशनली, उसी एडिशनल प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट बोलते हैं, जो I2 डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो I2 डैश जो है ये एडिशनली बढ़ा हुआ प्राइमरी का करंट है, ताकि प्राइमरी साइड में एडिशनली पावर बढ़ सके, क्योंकि सेकेंडरी साइड में पावर की डिमांड बढ़ी है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस है, और ये बताया जाता है 180 डिग्री इफेक्ट से। तो इस तरह से आप देखिए अभी अभी I2 हम लोगों ने बताया था, तो अभी हम इजीली I2 से 180 डिग्री किसको बताएंगे, I2 डैश को। तो देखिए फेजर डायग्राम में हमने वही किया हुआ है, हम लोगों ने अभी अभी I2 बताया था, तो मैंने क्या किया हुआ है, I2 जो था उसका जस्ट देखिए आप 180 डिग्री जो है मैंने क्या बताया है, I2 डैश। काफी सिंपल था, I2 को जस्ट 180 डिग्री ऊपर ले लीजिए तो I2 डैश जो है वो आपको मिलेगा। तो I2 डैश पहले नहीं बता सकते, I2 को ही पहले बताना होता है, क्योंकि देखिए पहले कौन सा करंट बढ़ा, पावर की डिमांड पहले कहां बढ़ी, सेकेंडरी साइड में। तो पहले सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट बताइए I2, बाद में फिर एडिशनली प्राइमरी का करंट बढ़ा जिसे आप I2 डैश बोल रहे हैं, तो बाद में बताते हैं वो। तो ये जो 180 डिग्री रिलेशन है वो हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया अभी। तो आप देखिए ये I2 था हम लोगों के पास, तो I2 से ही 180 डिग्री हम लोगों ने क्या लिया है, I2 डैश। तो चलिए I2 डैश का वेक्टर भी अभी हम लोगों के पास अवेलेबल हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आपके पास I2 डैश अवेलेबल हो चुका है, I0 भी अवेलेबल है,
तो अभी आप इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, I1 मिल जाएगा। तो चलिए काफी आसान होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग ये करेंगे और I0 और I2 डैश को वेक्टोरियली ऐड करेंगे ताकि आप लोगों को I1 मिल जाए। तो देखिए कैसे मिलेगा, बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए ये I0 था हम लोगों के पास, तो I0 से पैरेलल एक वेक्टर मैंने यहां इमेजिनरी लाइन से कंसीडर किया है और ये जो I2 डैश है उससे पैरेलल ये वेक्टर यहां पे कंसीडर किया हुआ है। तो देखिए ये जो रिजल्टेंट है ये क्या रहेगा, I1। तो इस तरह से देखिए I0 और I2 डैश का रिजल्टेंट ये क्या होगा, I1। और एक बार बताता हूं, देखिए I0 जो था उससे ये पैरेलल वेक्टर मैंने ये लिया है इमेजिनरी लाइन से और I2 डैश से पैरेलल ये वेक्टर बनाया हुआ है, तो इनका जो रिजल्टेंट है I0 और I2 डैश इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, I1। I0 और I2 डैश उनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, I1। तो चलिए यहां तक हम लोग आए हैं। तो अभी आगे अभी क्या बताना बचा है वो देखिए, अभी हम लोग बताने जा रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप्स को। तो चलिए पहले सेकेंडरी साइड के ड्रॉप्स बताते हैं और बाद में फिर प्राइमरी साइड के जो है वो ड्रॉप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और फेजर डायग्राम जल्दी ही क्या होगा, कंप्लीट। आप बने रहिए मेरे साथ, डायग्राम और थोड़ा बचा हुआ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वोल्टेज ड्रॉप्स के बारे में। तो देखिए सेकेंडरी के ड्रॉप्स हम लोग बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ड्रॉप्स हम लोग बताने जा रहे हैं वो बताना कहाँ है, वो ड्रॉप्स किस में ऐड करना है। तो देखिए मेरे एग्जांपल से समझते हैं। आप देखिए 20 वोल्ट ये दोनों ड्रॉप्स मिला के है ना, वाइंडिंग में जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप हो रहा, ये कंबाइनली हम लोगों ने एग्जांपल के लिए 20 वोल्ट लिया हुआ है। तो आप 20 किस में ऐड करोगे, डेफिनेटली 80 में ऐड करोगे, तभी ना आपको 100 मिलेगा। तो आप देखिए ये जो ड्रॉप्स है 20 ये 80 में ऐड करना है, मतलब किस में ऐड करना है, V2 में ऐड करना है ताकि आपको क्या मिले, E2 मिले। अब E2 तो पहले मिला है, तो अभी इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ड्रॉप्स है 20 वोल्ट ये दोनों ड्रॉप मिला के ये जो 20 वोल्ट है, तो ये ड्रॉप्स अभी हम लोग ऐड करेंगे 80 में। इतना बचा है सेकेंडरी साइड में, मतलब किस में ऐड करना है, V2 में ऐड करना है ड्रॉप्स को। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक ड्रॉप को ऐड करते हैं। ऑलवेज पहले रेजिस्टिव ड्रॉप को ऐड कीजिए और बाद में रिएक्टिव ड्रॉप को। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, पहले रेजिस्टिव ड्रॉप को ऐड करते हैं, बाद में रिएक्टिव ड्रॉप को ऐड करते हैं ताकि पूरा 20 वोल्ट दोनों ड्रॉप हम लोग बता पाए। और फिर वो ऐड कहां करेंगे, 20 वोल्ट ये किस में ऐड करेंगे, 80 में, मतलब V2 में ऐड करेंगे। तो चलिए ये डिस्कस हो चुका है कि ड्रॉप्स जो है वो V2 में ऐड करना है, मतलब V2 से ही ड्रॉप बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह हम लोग अभी शो करेंगे वो चीज। तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टिव ड्रॉप को हम लोगों को बताना है। तो देखिए थोड़ा यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगेन ट्रायंगल प्लेज इट्स इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल ड्राइंग द फेजर डायग्राम। तो देखिए कैसा है, I2R2 ये रेजिस्टिव ड्रॉप है आपका, है ना। रेजिस्टिव ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला रहेगा करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू। तो देखिए ये करंट है और ये आपका ओमिक वैल्यू रेजिस्टेंस। तो I2R2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टिव ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप, और ये वो करंट जिसके वजह से ये ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप और ये वो करंट जिसकी वजह से ये ड्रॉप हुआ। तो वोल्टेज ड्रॉप का नेचर बताइए, जो वोल्टेज ड्रॉप अभी आप बताना चाह रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है रेजिस्टिव, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ये रेजिस्टिव है। तो जब रेजिस्टिव ड्रॉप आप बता रहे हैं तो करंट और वोल्टेज ये एक ही जगह पे होगा क्योंकि नेचर रेजिस्टिव है। तो देखिए लोड को बीच में मत लाइए, अभी हम लोग वोल्टेज ड्रॉप का डिस्कशन कर रहे हैं तो नेचर वोल्टेज ड्रॉप का कंसीडर कीजिए, लोड को थोड़ा बाजू में रखिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है आपका I2R2 और ये वो करंट जो उसके वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो नेचर आप क्या लोगे, रेजिस्टिव ड्रॉप है तो नेचर रेजिस्टिव ही होगा ना, तो ये रेजिस्टिव ड्रॉप होगा, नेचर रेजिस्टिव है। तो इसलिए नेचर जब रेजिस्टिव है वोल्टेज ड्रॉप का तो करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज होगा। तो जहां पे आपने I2 बताया है वहीं पे आप लोग क्या बता सकते हो, I2R2। लेकिन देखिए इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप ऐड नहीं करना है आपको, वोल्टेज ड्रॉप V2 में ही ऐड करना है। आप देखिए ये 20 वोल्ट आपको 80 में ऐड करना है तो ड्रॉप आपको V2 में ही ऐड करना है। तो देखिए इसलिए मैंने यहां पे क्या करके रखा है, मेरे पास पहले से ये I2 था तो मैंने क्या किया है, I2 ये वेक्टर को शिफ्ट किया। देखिए फेजर डायग्राम में कोई भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन वो शिफ्ट करने के लिए आपको पैरेलल बनाना पड़ेगा वेक्टर्स, एग्जैक्टली पैरेलल। जैसे कि I2 को शिफ्ट करना है तो I2 को जो जगह पे शिफ्ट करना है वो जगह पे आपको I2 से पैरेलल ओरिजिनल वेक्टर जो था वो जगह से पैरेलल बनाना पड़ेगा। मतलब कैसा, देखिए ये एक्चुअल लोकेशन है आपके I2 वेक्टर का, तो मुझे उसको चेंज करना है, शिफ्ट करना है, या उसकी जरूरत मुझे कोई और जगह पे है, मुझे उसकी जरूरत V2 पे है, V2 जहां पे है वहां पे है, तो मैंने उसको शिफ्ट किया हुआ है। देखिए किस तरह से शिफ्ट किया मैंने,
मैंने क्या किया, ये जो I2 वेक्टर था उससे एग्जैक्टली पैरेलल वेक्टर मैंने यहां बना लिया, V2 से बना लिया है। देखिए V2 से क्यों बना लिया, क्योंकि मुझे ड्रॉप्स V2 में ऐड करने थे, इसीलिए मैंने वो I2 करंट को भी V2 जो था वहां लाया हुआ है। तो एग्जैक्टली पैरेलल बनाना होगा, तो सेट स्क्वायर से आप बनाइए तो बेटर और परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए जहां पे I2 था एग्जैक्टली उससे पैरेलल वेक्टर मैंने यहां बना लिया है। आप देखिए ये जो पूरा वेक्टर है, देखिए इमेजिनरी लाइन से बनाया है लास्ट में, ये पूरा वेक्टर लीजिए, ये है आपका I2। तो देखिए ये I2 से पैरेलल बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत वहां थी। तो आप देखिए V2 के पास क्यों बनाया आपने, क्योंकि अब हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप्स V2 में ऐड करना है, इसीलिए करंट को शिफ्ट कर दिया हमने। अब देखिए इतना डिस्कशन हम लोगों का पहले हो चुका था कि ये जो आपका करंट है वो इन फेज रहेगा ये वोल्टेज ड्रॉप से, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का नेचर रेजिस्टिव है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने करंट को शिफ्ट करके रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो I2 मैंने शिफ्ट करके रखा है V2 के पास, तो जहां पे करंट है वहीं पे मैं ये ड्रॉप रखने वाला हूं, क्योंकि रेजिस्टिव नेचर है। तो करंट इज इन फेज विद वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए ये मेरा अभी I2 है, अब देखिए ये मेरा अभी I2 है, तो जहां पे I2 है वहीं पे मैंने क्या बता दिया है, I2R2 मतलब रेजिस्टिव ड्रॉप। करंट इज इन फेज विद वोल्टेज ड्रॉप, करंट I2 इज इन फेज विद वोल्टेज ड्रॉप I2R2। आप देखिए करंट I2, ये पूरा करंट था I2, तो वो इज इन फेज विद क्या है, I2R2, या वाइस वर्सा कैसा भी बोलिए आप। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है I2R2 ये वहीं पे है जहां पे आपका I2 है, देखो एक ही वेक्टर है वो। तो इस तरह से हम लोगों ने रेजिस्टिव ड्रॉप बता दिया। अब एक फंक्शन देखिए जो बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं वो भी आप देखिए। आपको ड्रॉप कहां ऐड करने थे, V2 में ऐड करने थे, तो V2 में ऐड हुआ है क्या, हाँ जी हुआ है। आप देखिए ये जो V2 है वहीं पे वहां से ये वेक्टर आपने बनाया I2R2, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो रेजिस्टिव ड्रॉप है ये कहां ऐड हो चुका है, ये जो आपका रेजिस्टिव ड्रॉप है ये कहां ऐड हो चुका है, जहां V2 है वहां से आपने इसको बनाया, मतलब वो V2 में ऐड हुआ है। तो इस तरह V2 में कौन सा ड्रॉप ऐड हुआ है, रेजिस्टिव ड्रॉप अभी तक V2 में आपने ऐड कर लिया है। अभी हम लोग ऐड करते हैं, अब रेजिस्टिव ड्रॉप तो कंप्लीट हुआ है, तो जहां रेजिस्टिव ड्रॉप कंप्लीट हुआ है वहां से अभी आप रिएक्टिव ड्रॉप भी उसमें ऐड कीजिए। तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए उसके लिए यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए। I2X2 ये आपका रिएक्टिव ड्रॉप है, I2X2 जो है वो रिएक्टिव ड्रॉप है ना, करंट और मल्टीप्लाई बाय ये ओमिक वैल्यू बाइंडिंग का रिएक्टेंस X2। तो I2X2 ये रिएक्टिव ड्रॉप है, और जो करंट के वजह से वो ड्रॉप हुआ वो है I2। तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। लेकिन देखिए ये रिएक्टेंस का नेचर क्या होगा, रिएक्टेंस का नेचर होगा इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो, क्योंकि वाइंडिंग का नेचर है ना वो, तो वाइंडिंग तो इंडक्टिव ही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो देखिए ये हो गया करंट और ये वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप ये इंडक्टिव नेचर का है, क्योंकि रेजिस्टिव तो आपने अलग से पहले ही बता दिया है। तो अभी आप बता रहे हो इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो रिएक्टेंस इंडक्टिव है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी इंडक्टिव लेना है, रिएक्टिव लेना है। तो करंट को 90 डिग्री पीछे बताइए आप, क्योंकि अभी आप सिर्फ इंडक्टिव ड्रॉप बता रहे हो, तो फिर करंट 90 डिग्री पीछे होगा। प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप बता रहे हैं आप, रेजिस्टिव पहले ही बता दिया है आपने, अभी आप सिर्फ इंडक्टिव ड्रॉप बता रहे हो, तो करंट 90 डिग्री पीछे बताओ आप। अभी करंट तो मैंने पहले ही बना के रखा है, तो मैं उसको अभी कैसा पीछे बताऊंगा, तो सिंपल है, जब करंट को 90 डिग्री पीछे नहीं कर सकते तो वोल्टेज ड्रॉप को 90 डिग्री आगे बता दिए तो भी चलेगा, एक ही बात है। तो हम लोगों ने वही किया है। तो आप देखिए हमारे पास करंट तो पहले से I2 बना के था, तो फिर हमने अभी क्या किया हुआ है, ये ड्रॉप बता दिया है, देखो I2X2 90 डिग्री वोल्टेज ड्रॉप को आगे बता दिया, करंट को पीछे बताने के लिए वोल्टेज ड्रॉप को आगे बता दिया है। देखिए सही बताया है आप लोग, थोड़ा देखिए, ये देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोगों ने लिया हुआ है अगेन। तो देखिए एरो का टिप जो है ये I2X2 के पास है, तो वो आगे हो गया, वोल्टेज ड्रॉप आगे है। देखिए 90 डिग्री से ये I2X2 ये वोल्टेज ड्रॉप आगे है, और देखिए टेल ये करंट के पास है तो वो पीछे हो गया। तो इस तरह से करंट ये 90 डिग्री पीछे हो गया और वोल्टेज ड्रॉप ये 90 डिग्री आगे बताया। क्यों बताया, ये रिलेशन के हिसाब से बताया, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप I2X2 और ये है उसका करंट जिसकी वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का नेचर है प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप है वो, तो करंट 90 डिग्री पीछे होगा। तो आप देखिए यहाँ करंट 90 डिग्री पीछे आपको दिख रहा है, या फिर वोल्टेज 90 डिग्री आगे, एक ही बात है। तो इस तरह से देखिए अभी क्या बनाया हम लोगों ने, V2 जो है उसमें अभी पहले रेजिस्टिव ड्रॉप हमने कंप्लीटली ऐड किया है, और फिर जब वो कंप्लीट हो गया तब जैसे ही रेजिस्टिव ड्रॉप कंप्लीट हुआ हमने कौन सा ड्रॉप ऐड किया है, रिएक्टिव ड्रॉप ऐड किया है। तो इस तरह से आप देखिए कि V2 जो है उसमें ये दोनों ड्रॉप V2 में ऐड हो चुके हैं, तो आपको क्या मिला है इधर E2। अब देखिए यहां पे भी ये दोनों ड्रॉप जो है रेजिस्टिव और रिएक्टिव, ये जो दोनों ड्रॉप है V20 ये किसमें ऐड करना था, V2 में, 80 में, तो आपको क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। तो वहां जैसा यहां है वैसे ही हम लोगों ने फेजर डायग्राम में भी बताया हुआ है।
आप देखिए V2 जो है उसमें हम लोगों ने V2 जो था वो है 80, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने दोनों ड्रॉप ऐड किया है, दोनों मिला के 20 वोल्ट हमने लिया था। तो V2 में पहले रेजिस्टिव ड्रॉप, बाद में वो कंप्लीट नहीं हुआ तो रिएक्टिव ड्रॉप हमने ऐड किया, मतलब ये दोनों ड्रॉप हमने V2 में ऐड किया तो हमको E2 मिल गया। तो इस तरह से देखिए ये V2 और E2 जो है ये दोनों के बीच में ये ड्रॉप्स हमने बताए हैं, क्योंकि वो है, क्योंकि यहां पे भी आप देखिए E2 और V2 के बीच में ड्रॉप्स है, तो यहां पे भी फेजर डायग्राम में ये E2 और V2 के बीच में ड्रॉप ही होना चाहिए। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि मैंने V2 को जो अज्यूम किया था वो क्यों उस हिसाब से अज्यूम किया था। V2 कभी भी वो जगह पे नहीं होगा जहां पे E2 है, और उसका वैल्यू भी इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज याद रखिए आप। तो E2 और V2 के बीच में हम लोगों को ड्रॉप बताने थे, तो हम लोगों ने ये V2 और E2 के बीच में ड्रॉप बताया है। तो चलिए सेकेंडरी साइड के पूरे वेक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और प्राइमरी साइड के भी ऑलमोस्ट वेक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सिवाय एक वेक्टर V1 और साथ में प्राइमरी साइड के जो ड्रॉप्स है वो बचे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी साइड के ड्रॉप्स को हम लोग देखते हैं और लास्ट में देखते हैं फिर V1 को। तो चलिए अगेन वो वेक्टर्स देखते हैं जो बचे हुए हैं। तो देखिए प्राइमरी साइड के ड्रॉप्स को अगर बताना है तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि प्राइमरी साइड में ड्रॉप्स किस में ऐड होना है वो भी देखना पड़ेगा। आप देखिए यहां कि प्राइमरी साइड में ये 20 वोल्ट ये दोनों ड्रॉप मिला के है, रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप कंबाइनली 20 वोल्ट है, तो किस में ऐड होगा, 80 में ही ऐड होगा, मतलब E1 में ही ऐड होगा। देखिए जो रिलेशन सेकेंडरी में था वो आप बाउंडिंग मत कीजिए प्राइमरी के लिए भी, आप थोड़ा स्टडी करके ही फेजर डायग्राम में बताइए, क्योंकि देखिए कंसेप्ट और फेजर डायग्राम में एग्जैक्टली रिप्लिका है, मिरर इमेज है एक दूसरे का। तो आप देखिए जो कंसेप्ट है वही फेजर डायग्राम में आप बताइए तो बेटर रहेगा। तो आप देखिए ये जो रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप है कंबाइनली 20 वोल्ट, ये किस में ऐड करना था, 80 में ऐड करना है, मतलब प्राइमरी साइड में ये दोनों ड्रॉप किस में ऐड करते हैं, E1 में ऐड करते हैं। तो इसीलिए अभी E1 में ऐड करते हैं, इसीलिए अभी आपको प्राइमरी साइड में जो ड्रॉप के वेक्टर्स है वो कहां ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा, E1 से ड्रॉप स्टार्ट करना पड़ेगा। E1 में पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, बाद में वो कंप्लीट नहीं हुआ तो रिएक्टिव ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको V1 मिलेगा। आप देखिए E1 80 में आपको दोनों ड्रॉप ऐड करना है, तो E1 में पहले आपको रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, फिर रिएक्टिव ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा E1 में, तब जाके आपको 100 मतलब V1 मिलेगा, वो बता रहा हूं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, काफी सिंपल है वैसे देखा जाए तो। आप देखिए तो अभी E1 में ड्रॉप ऐड करना है, तो इसीलिए जो करंट है आपका I1 मुझे उसको शिफ्ट करना है और कहां बताना है, जहां पे E1 है, क्योंकि ड्रॉप हम लोगों को E1 में ऐड करना है। तो देखिए ये जो आपका I1 का वेक्टर था उसका ओरिजिनली ये लोकेशन है, तो मैंने इससे पैरेलल एक वेक्टर यहां बना लिया है और उसको भी बोला है I1, क्योंकि वो वही वेक्टर है, मैंने शिफ्ट किया है। I1 का ये एग्जैक्ट एक्चुअल लोकेशन था, मुझे उसको शिफ्ट करके E1 जहां था वहां बनाना था, क्योंकि मुझे वोल्टेज ड्रॉप्स को E1 में ऐड करना है, तो मैंने I1 को शिफ्ट कर दिया। तो I1 का ये एक्चुअल लोकेशन है, मुझे उसको शिफ्ट करना है यहां पे, तो मैंने कर लिया, बस उसके पैरेलल बनाना होगा। तो मैंने पूरा बना लिया है, देखो ये पूरा I1 था, तो क्या हुआ I1 बना लिया है आपने। अब देखिए उसको कैसा बताएंगे, वोल्टेज ड्रॉप को कैसा बताएंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टिव ड्रॉप को बनाते हैं। तो प्राइमरी साइड का रेजिस्टिव जो ड्रॉप है वो क्या है, I1R1। देखिए I1R1, देखिए I1R1 ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टिव ड्रॉप है, कौन से करंट की वजह से वो हुआ, I1 की वजह से वो हुआ। तो ये करंट है और ये वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप का नेचर क्या हुआ, रेजिस्टिव ये नेचर है आपके वोल्टेज ड्रॉप का। तो अगर नेचर ये रेजिस्टिव है तो करंट इज इन फेज विद वोल्टेज होगा, तो जहां पे I1 है वहीं पे I1R1 बताइए आप। तो मैंने वही किया हुआ है, देखिए ये I1 था, तो जहां I1 था वहीं पे क्या बता दिया है, I1R1 बता दिया है। तो अब देखिए करंट इज इन फेज विद वोल्टेज ड्रॉप, या वोल्टेज ड्रॉप वहीं पे जहां पे करंट है, दोनों एक ही जगह पे है। चलिए ये भी हुआ, और अभी ये रिप्रेजेंट करना भी हो गया। अब देखिए E1 में अभी आपने एक ड्रॉप ऐड किया है, रेजिस्टिव ड्रॉप। अब देखिए रेजिस्टिव ड्रॉप ये E1 से स्टार्ट किया आपने बनाना, मतलब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये E1 में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, ऐसा आप टेक्निकली बोल सकते हो। तो अभी तक E1 में रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड हो चुका है, अब रेजिस्टिव ड्रॉप कंप्लीट हो गया ऐड करना, तो साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें ही, रिएक्टिव ड्रॉप। तो वो कैसे बताएंगे वो देखिए। तो देखिए यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी नेचर पे। रिएक्टिव ड्रॉप बताना है तो प्राइमरी साइड का जो रिएक्टिव ड्रॉप है वो I1X1 करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू, ये है वोल्टेज ड्रॉप, रिएक्टिव ड्रॉप। और जो करंट की वजह से वो ड्रॉप हुआ वो है I1, तो ये है करंट, ये है वोल्टेज ड्रॉप। तो ये रिएक्टेंस का नेचर क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है,
प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप है वो, क्योंकि रेजिस्टिव ड्रॉप तो आपने अभी भी पहले ही बता दिया। तो प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप आप बता रहे हो तो करंट 90 डिग्री पीछे बताइए ना। अब करंट को 90 डिग्री पीछे बताना है तो डेफिनेटली वोल्टेज को 90 डिग्री आगे बता दिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट आप पहले ही बता चुके हो अभी, तो वोल्टेज को आगे बताते हैं, एक ही बात है 90 डिग्री। तो देखिए करंट तो पहले से ही बना था, तो देखिए आप वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कंसीडर, आप देखिए कंसीडर कीजिए तो एरो का टिप ये I1 S1 के पास है, वोल्टेज ड्रॉप के पास, मतलब वो आगे हो गया, और टेल किसके पास है, I1 के पास, मतलब वो पीछे हो गया। तो आप लोगों को वही बताना चाहिए कि करंट ये 90 डिग्री पीछे है, तो वो दिख रहा है, क्योंकि आप प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप बता रहे हैं, तो करंट I1 90 डिग्री पीछे दिखाना है, तो शो हुआ है। तो इस तरह से देखिए अभी क्या दिख रहा है टेक्निकली, आप टेक्निकली इसको कैसे समझेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह E1 जो है उसमें पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड हुआ, फिर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो रिएक्टिव ड्रॉप भी ऐड कर दिया, इस तरह ये दोनों ड्रॉप ये E1 में ऐड हो चुके हैं। तो E1 में जब दोनों ड्रॉप ऐड होते हैं तो क्या मिलना चाहिए, V1 मिलना चाहिए, तो ये वेक्टर जो है वो सबसे लास्ट में बनाया है V1। इस तरह ये दोनों ड्रॉप E1 में ऐड होना है, 2080 में ऐड होना है, तो क्या मिलेगा, V1 मिलेगा, 100 मिलेगा। तो आप देखिए E1 में पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड किया, बाद में रिएक्टिव ड्रॉप ऐड किया, तो क्या मिला, V1 मिला है। तो इस तरह से देखिए फेजर डायग्राम में जितने भी वेक्टर्स है वो सभी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर टेक्निकल बेस को लेके बनाया हुआ है। थोड़ा वीडियो जो है मैंने स्टार्टिंग में ही पहले आपको रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन वॉच करना मत छोड़िए, लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको पूरा कंटेंट ये इजीली समझ जाए, काफी इजी था वैसे। तो इस तरह से हमने देखा ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर व्हेन लोड इज इंडक्टिवली डोमिनेंट इन नेचर। तो चलिए फेजर डायग्राम तो आप लोगों ने बना दिया, क्या वो सही है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन एक दिक्कत है कि आपने अभी भी वहां पे एंगुलर रिलेशनशिप नहीं बताया। क्योंकि देखिए व्हाट इज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम इज अ डायग्राम which gives the angular relationship between different types of alternating quantities। तो आपने एंगल्स ही नहीं बताया, एंगुलर रिलेशनशिप कैसे हो गया फिर, तो आप इंपॉर्टेंट एंगल जो है पावर फैक्टर एंगल्स वो आप प्लीज बताइए। तो आपको इससे पहले के भी लेक्चर में मैंने बताया था जब हमने ऑपरेशन पढ़ा था प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, लेकिन लोड क्या लिया था, रेजिस्टिव नेचर। तो आज भी वही 3 एंगल्स जो उस दिन मैंने बताए थे वो रहेंगे। तो देखिए 3 एंगल्स कैसे और कहां बताओगे। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं प्राइमरी साइड के पावर फैक्टर एंगल्स में। तो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर एंगल हम लोग बताते हैं। देखिए प्राइमरी साइड का वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है वो है V1, और प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है I1, ये वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया और ये करंट I1। तो वोल्टेज V1 और करंट I1 इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है पावर फैक्टर एंगल, इनपुट साइड का, प्राइमरी साइड का Φ1 आप उसे बता सकते हो। तो वो डायग्राम में बताना है, तो देखिए उसको बनाते हैं। देखिए ये वेक्टर है V1 का, तो ये है वेक्टर I1। तो वेक्टर V1 और I1 के बीच में एंगल जो है वो है Φ1। मैं और एक बार बताता हूं, ये है वेक्टर V1 और ये है वेक्टर I1, तो उसके बीच में ये जो एंगल है ये रहेगा आपका Φ1, जो कि पावर फैक्टर एंगल है प्राइमरी वाइंडिंग का। ठीक उसी तरह जैसा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज V1 और प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 के बीच में जो एंगल था पावर फैक्टर एंगल Φ1, वैसे सेकेंडरी साइड में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी साइड में जो लोड वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड का जो लोड वोल्टेज है वो है V2, सेकेंडरी साइड का जो करंट है लोड करंट वो है I2। तो लोड वोल्टेज V2 और लोड करंट I2 के बीच में का जो पावर फैक्टर एंगल है वो रहेगा Φ2। तो उसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस तरह का से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए, लोड वोल्टेज ये है आपका V2 उसका वेक्टर, और ये है लोड करंट I2 का वेक्टर। तो देखिए V2 और I2 के बीच में ये जो एंगल है वो बताया है Φ2। तो इस तरह ये हो गया Φ2 पावर फैक्टर एंगल, V2 और I2 ये जो वेक्टर्स है उनके बीच में एक एंगल पावर फैक्टर एंगल Φ2। और लास्ट में एक एंगल और रहता है जो है लोड एंगल, जो E2 और V2 के बीच में रहेगा। तो पहले तो रिप्रेजेंट जो किया हुआ है वो देख लीजिए, ये है आपका E2 वेक्टर, देखिए ये है आपका E2 वेक्टर और ये है वेक्टर V2। तो इनके बीच में ये जो एंगल है वो रहेगा डेल्टा, जो कि लोड एंगल रहेगा। तो इसे लोड एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए सेकेंडरी साइड में आपने लोड कनेक्ट किया है, इसलिए साइड सेकेंडरी साइड क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है और इस वजह से वाइंडिंग में जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, और ड्रॉप हो रहा है इसीलिए ही E2 और V2 इक्वल नहीं है। तो E2 और V2 के बीच में जो फेज एंगल है फेजर डायग्राम में वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में, वो इसीलिए है क्योंकि बीच में ड्रॉप हो रहा है और वो सिर्फ करंट फ्लो
वाइंडिंग में ड्रॉप हो रहा है और करंट इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि लोड करंट है, तो इसीलिए वो जो डेल्टा है उसे लोड एंगल से बोला गया है या लोड एंगल उसे बोलते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल जो है वो फेजर डायग्राम पे जो है वो रिप्रेजेंट किए हैं। तो चलिए इस तरह हमने कंप्लीटली ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ लिया है, जब लोड जो है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट जो है वो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे कुछ आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।